कंपनी अंकेक्षक के दायित्व को दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है दीवानी दायित्व यानी सिविल लाइबिलिटीज और दूसरा है सापराध दायित्व यानी क्रिमिनल लाइबिलिटीज। दीवानी दायित्व में का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा अंकेक्षक को जुर्माना या क्षतिपूर्ति की सजा दी जा सकती है, और सापराध दायित्व के अंतर्गत यानी सापराध दायित्व का उल्लंघन यदि वह करता है और दोषी सिद्ध होता है तो न्यायालय द्वारा उसे जुर्माने या क्षतिपूर्ति तथा जेल की सजा हो सकती है। सबसे पहले हम इसमें दीवानी दायित्व लेते हैं कि एक अंकेक्षक के कौन कौन से दीवानी दायित्व होते हैं। दीवानी दायित्वों को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है नियोक्ता के प्रति दायित्व और दूसरा है तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व। नियोक्ता के प्रति तो उसका दायित्व होता ही है, क्योंकि उसकी नियुक्ति नियोक्ता द्वारा ही की जाती है, और जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है उसमें अगर वह लापरवाही करता है, कर्तव्य भंग करता है, तो वह नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरे पक्ष के प्रति भी उसका उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि एक अंकेक्षक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के सभी हिसाब किताब को प्रमाणित करता है, उसके लाभानी खाते चिट्ठे को प्रमाणित करता है। उसके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र दिया जाता है, कंपनी का बाहरी व्यक्ति भी यानी कंपनी से जो बाहर का व्यक्ति है वह भी उस पर विश्वास करता है। जैसे कंपनी के लेनदार हैं या ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जिन्होंने कंपनी को ऋण दे रखा है, तो वो भी इस पर विश्वास करते हैं, और अन्य व्यक्ति जो कंपनी में विनियोग वगैरह करना चाहते हैं या करते हैं वो भी अंकेक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से नियोक्ता के प्रति जो दीवानी दायित्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं लापरवाही के लिए दायित्व। अब लापरवाही के लिए दायित्व कैसे सिद्ध हो सकता है कि यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कोई कर्तव्य है और वह उस कर्तव्य के पालन में उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य नहीं करता है तथा इस कारण से वादी को हानि होती है, तो अंकेक्षक लापरवाही का दोषी है। वादी का मतलब यहाँ पे अभियोग प्रस्तुत करने वाले से है, यानी न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध जिसने अभियोग प्रस्तुत किया है उसे वादी कहते हैं। तो यहाँ पर वादी कौन हो सकता है? जिसके प्रति अंकेक्षक का कर्तव्य था, और अंकेक्षक का कर्तव्य किसके प्रति होता है? जो उसका नियोक्ता यानी कंपनी के प्रति। तो यहाँ पे कंपनी सामान्यतः वादी होती है। तो लापरवाही के लिए दायित्व कब होगा? जब उसका वादी के प्रति कोई कर्तव्य है और वह उस कर्तव्य के पालन में उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, और इस कारण से वादी यानी कंपनी को हानि होती है, तो अंकेक्षक लापरवाही का दोषी माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं लापरवाही के अभाव में हानि। यदि वादी को कोई हानि होती है यानी कंपनी को कोई हानि होती है, लेकिन अंकेक्षक ने अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से किया, चाहे यह हानि अकाउंट्स में किए गए छल कपट या अशुद्धि के कारण ही क्यों न हुई हो, तो अंकेक्षक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अंकेक्षक एक बीमक नहीं होता, यानी एक इंश्योरर नहीं है, यानी वह गारंटी नहीं देता कि उसके द्वारा जांचे गए कार्य में कोई भी अशुद्धि या कपट छल कपट नहीं है, यदि उसने अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से किया है। वह तभी उत्तरदायी होगा जब उसने कोई लापरवाही बरती हो। अगर उसने लापरवाही नहीं बरती है, उसने अपना कार्य सही तरीके से किया है, लेकिन कंपनी को कोई हानि हुई है, तो उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार आगे आता है हानि के अभाव में लापरवाही, यानी अंकेक्षक ने अपना कर्तव्य पालन ठीक तरीके से नहीं किया, यानी वह लापरवाह रहा अपने कार्य में और उससे वादी को कोई हानि नहीं हुई, तो भी वह लापरवाही के लिए फिर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उसने
अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से नहीं किया है, लापरवाही से किया है, लेकिन इससे कंपनी को कोई हानि नहीं हुई है, तो भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऐसी दशा में अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक दुराचरण का दोषी अवश्य माना जाएगा। अब दीवानी दायित्वों में दूसरा दायित्व आता है कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। एक अंकेक्षक कर्तव्य भंग के लिए दोषी तभी माना जा सकता है जब यह प्रमाणित हो जाए कि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था, उसने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया, इस कारण से वादी को हानि हुई। अब यहाँ पर लापरवाही के संबंध में भी यही बात आती है और कर्तव्य भंग के संबंध में भी यही बात आती है। तो हम इसमें किसे लापरवाही से कार्य करना कहेंगे और किसे कर्तव्य भंग कहेंगे। यदि अंकेक्षक अपने कार्य में उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग नहीं करता है तो इसे लापरवाही कहेंगे, और यदि अंकेक्षक कार्य ही नहीं करे तो इसे कर्तव्य भंग कहेंगे। यानी उसे जो कार्य करना था वह कार्य ही नहीं करता है तो उसे कर्तव्य भंग कहा जाएगा। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कर्तव्य भंग के लिए भी उसी अवस्था में दोषी वह माना जाएगा या उसे कोई हर्जाना या उसे कोई सजा दी जा सकती है जब यह प्रमाणित हो कि अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था, उसने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया, इस कारण से वादी को हानि हुई। एक अंकेक्षक का मुख्य कर्तव्य यही है कि वह कंपनी के हिसाब किताब की भली प्रकार से जांच करे और उसके लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे को सही रूप में प्रमाणित करे और कंपनी के संबंध में सही रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस संबंध में एक पुराना केस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केस है लंदन एंड जनरल बैंक केस, ये 1895 का है। इस केस में क्या हुआ कि चिट्ठे में बैंक की संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाया गया, यानी संपत्तियों का जितना मूल्य था उससे अधिक मूल्य पर उन्हें चिट्ठे में दिखा दिया गया। इस प्रकार से जो लाभांश है उसका वितरण पूंजी में से हो गया, यानी संपत्तियों का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाकर लाभों को बढ़ाया गया, और इस प्रकार से जो कंपनी ने जब बैंक ने लाभांश बांटा तो लाभांश का वितरण है वह पूंजी में से हो गया। अंकेक्षक ने अपनी रिपोर्ट में ये इस तथ्य को प्रकट नहीं किया, इस प्रकार उसे कर्तव्य भंग का दोषी माना गया, क्योंकि उसका यह कार्य था कि वह संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन करे। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्वों में जो तीसरा प्रकार आता है वह है कंपनी विधान के अंतर्गत प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए दायित्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35 के अंतर्गत यदि कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण में एक अंकेक्षक के द्वारा विशेषज्ञ की हैसियत से कोई मिथ्या कथन दिया गया है तो वह उस प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा जिसने प्रविवरण पर विश्वास करके कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन किया है और उसे उस मिथ्या कथन के कारण हानि हुई है। लेकिन यदि अंकेक्षक यह प्रमाणित कर दे कि प्रविवरण उसकी जानकारी या स्वीकृति के बिना निर्गमित किया गया था और जब उसे पता चला तो उसने उस तथ्य का उचित सार्वजनिक नोटिस दे दिया था, तो वह उस दोष से बच सकता है, वह उसके लिए फिर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्वों के बाद हम देखते हैं तीसरे पक्ष के प्रति अंकेक्षक के क्या दीवानी दायित्व होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है लापरवाही के लिए दायी नहीं। यदि अंकेक्षक अपने कार्य में लापरवाही करता है और उससे तीसरे पक्ष को कोई हानि होती है तो उसके लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं होता, उसे कोई हर्जाना नहीं वसूला जा सकता या उसके लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह केवल कंपनी के प्रति ही उत्तरदायी है, क्योंकि कंपनी द्वारा ही वह नियुक्त किया गया है और इसी हिसाब से वह कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरे पक्ष के प्रति उसका कोई उत्तरदायी इसमें नहीं होगा। दूसरा इसमें आता है कपट के लिए दायी होना।
अगर अंकेक्षक ने अपने कार्य में कोई कपट किया है तो वह तीसरे पक्ष के प्रति भी उत्तरदायी होगा। जैसे अभी अपन ने इससे पहले बात की थी प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए। तो प्रविवरण में मिथ्या कथन के कारण यदि कोई व्यक्ति कंपनी में निवेश करता है या उसके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदता है और इससे कोई हानि होती है तो वह कपट के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंकेक्षक को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन कपट के संबंध में अंकेक्षक को दोषी ठहराने के लिए कुछ बातों को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे अंकेक्षक ने जो कथन दिया वह असत्य था, ये सिद्ध करना पड़ेगा, या अंकेक्षक जानता था कि वह कथन असत्य है और वह जानबूझकर अनजान बन गया कि कथन सही है या नहीं है, और इस कथन के आधार पर तीसरे पक्षकार ने व्यवहार किया और उसके कारण उसे कोई हानि उठानी पड़ी। अगर ये बातें सिद्ध हो जाती हैं तो फिर अंकेक्षक तीसरे पक्ष के प्रति कपट के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और इसमें फिर अगला आता है तीसरे पक्ष के प्रति दीवानी दायित्वों में नैतिक दायित्व होना। हालांकि अंकेक्षक लापरवाही या कर्तव्य भंग के लिए सीधे सीधे तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह कंपनी के लेखों के संबंध में सही रिपोर्ट तीसरे पक्षकारों को भी देगा, क्योंकि वह एक सम्मानित पेशेवर व्यक्ति होता है जिसने विशेष ज्ञान अर्जित किया होता है। समाज में उसका एक अलग स्थान होता है और समस्त समाज उसकी ओर इस आशा से देखता है कि वह एक निष्पक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ है और वह जो कहेगा वह बात हमेशा सही सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से उसका एक ये नैतिक दायित्व होता है कि वह तीसरे पक्ष के प्रति भी इस संबंध में उत्तरदायी बने, नैतिक रूप से उत्तरदायी बने। एक अंकेक्षक के दीवानी दायित्वों के बारे में चर्चा करने के बाद हम अब अंकेक्षक के सापराध दायित्वों के बारे में बात करते हैं। यदि कि एक अंकेक्षक अपने ऐसे दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इस प्रकार के दायित्व है वह सापराध दायित्व कहलाते हैं। सापराध दायित्वों के संबंध में अंकेक्षक को न्यायालय द्वारा जुर्माना या जेल की सजा भी दी जा सकती है, जो विभिन्न प्रावधानों के अनुसार होती है। सापराध दायित्वों में सबसे पहले हम लेते हैं कंपनी विधान के अंतर्गत सापराध दायित्व, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेक्षक के कौन से सापराध दायित्व हो सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे दायित्व हैं जिनका उल्लंघन करने पर वह कंपनी विधान के अंतर्गत सापराध दायित्व का दोषी पाया जाएगा। जिसमें सबसे पहले है धारा 26 का उल्लंघन करने पर। कंपनी अधिनियम की धारा 26 यह बतलाती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण में ऐसे किसी भी विशेषज्ञ का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन या प्रबंध में शामिल हो या उसमें हित रखता हो। वह कोई भी हो सकता, विशेषज्ञ व्यक्ति हो सकता है, जैसे एक इंजीनियर हो सकता है या एक अकाउंटेंट हो सकता है या कोई भी कंपनी का प्रबंधक हो सकता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आ जाते हैं। तो उक्त धारा अंकेक्षक के दीवानी दायित्वों के बारे में पढ़ने के बाद हम अब अंकेक्षक के सापराध दायित्वों के बारे में बात करते हैं कि एक अंकेक्षक के कौन कौन से सापराध दायित्व होते हैं। सापराध दायित्व में यदि अंकेक्षक ऐसे दायित्व का उल्लंघन करता है, इनका निर्वहन नहीं करता है, तो न्यायालय उसे जेल की सज़ा भी दे सकता है, जुर्माना
आदि तो हो ही सकता है। तो ऐसे कौन से सापराध दायित्व हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कंपनी विधान के अंतर्गत सापराध दायित्व, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ दायित्व बताए गए हैं जो सापराध दायित्व की श्रेणी में आते हैं, जिसमें सबसे पहले है धारा 26 का उल्लंघन करने पर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 यह बतलाती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण में ऐसे किसी भी विशेषज्ञ का विवरण शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी की स्थापना, प्रवर्तन या प्रबंध में शामिल हो या हित रखता हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी ऐसे व्यक्तियों में शामिल होता है। अतः अगर इस धारा का उल्लंघन किया जाता है अंकेक्षक द्वारा तो वह दोषी सिद्ध माना जाएगा और इसे ऐसे व्यक्ति को या ऐसे अंकेक्षक को 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है या कम से कम 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है या दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। इसके बाद है धारा 147(2) के अंतर्गत दायित्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 यह बताती है कि यदि कंपनी का अंकेक्षक कंपनी विधान की धारा 139, 143, 144 तथा 145 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह सापराध दायित्व का दोषी है। धारा 139 है वह अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में है, यानी उसमें नियुक्ति संबंधी प्रावधान है जिसमें उसकी योग्यताएं वगैरह दी हुई होती हैं। धारा 143 है वह कंपनी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंध में है। धारा 144 है वह अंकेक्षक द्वारा प्रदान न की जाने वाली सेवाओं के संबंध में है कि अंकेक्षक कौन कौन सी सेवाएं हैं वो कंपनी को प्रदान नहीं करेगा। इसी प्रकार धारा 145 है वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में है। यदि अंकेक्षक इन धाराओं का उल्लंघन करता है, इन धाराओं में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह कम से कम 25,000 रुपये के जुर्माने या उसे आगे बढ़ाकर 5 लाख तक भी किया जा सकता है का दोषी पाया जाएगा। यानी उस पर कम से कम 25,000 रुपये तक जुर्माना और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना इस संबंध में किया जा सकता है। इसके बाद है निरीक्षक को सहायता न देने पर। यदि कोई अंकेक्षक केंद्रीय सरकार द्वारा किसी कंपनी के मामलों का अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए गए निरीक्षक को बिना किसी उचित कारण के कोई हिसाब किताब संबंधी पुस्तक है या कोई रिपोर्ट है, कोई कागज पत्र देने से या निरीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर देता है तो न्यायालय द्वारा अंकेक्षक को इस प्रकार के हिसाब किताब संबंधी पुस्तकें या कागज पत्र देने के लिए आदेश दिया जा सकता है। यदि अंकेक्षक ऐसे आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसके बाद है रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के लिए सजा। तो यदि अंकेक्षक किसी विवरण, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, चिट्ठा, प्रविवरण या अन्य किसी प्रपत्र में कंपनी विधान की आवश्यकता अनुसार कोई बयान देता है और वह बयान जानबूझकर झूठा दिया गया है तथा इन प्रपत्रों में से किसी सारभूत तथ्य को जानबूझकर छिपा लिया गया है तो उसे कम से कम 6 माह तक की सजा दी जा सकती है जो 10 वर्ष तक बढ़ाई भी जा सकती है। इसके बाद है प्रविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में। तो इससे पहले वाले बिंदु में भी जिसमें रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के लिए सजा है उसमें भी प्रविवरण है वो आया है और अंकेक्षक ने यदि प्रविवरण में कोई तथ्य दिया है या मिथ्या कथन दिया है और उसके आधार पर किसी व्यक्ति ने
कंपनी में निवेश किया है या कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदे हैं और उसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को हानि उठानी पड़ी है, तो वह अंकेक्षक है, अपराधी माना जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा कि अंकेक्षक द्वारा कहा गया कथन है वह झूठा था, मिथ्या था। यदि अंकेक्षक यह प्रमाणित कर देता है कि प्रविवरण के निर्गमन के आधार पर उसे विश्वास था कि यह कथन सत्य था, तो वह इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। इसके बाद है कि किसी व्यक्ति को विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में। यदि कोई अंकेक्षक किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्र खरीदने के लिए या बेचने के लिए गलत तरीके से या कपटपूर्ण ढंग से उकसाता है, तो वह प्रविवरण में मिथ्या कथन या रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के लिए जो सजा का प्रावधान है, वही सजा उसे यहाँ पर दी जा सकती है, इस कार्य के लिए दी जा सकती है। यानी 6 माह से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास उसे दिया जा सकता है। और इसी में अंतिम बिंदु है झूठी गवाही देने पर। यदि कोई अंकेक्षक किसी मामले में जानबूझकर झूठी गवाही देता है, तो उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है, जिसे 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंपनी विधान के अंतर्गत अंकेक्षक के कौन से अपराध दायित्व होते हैं, जिनके संबंध में उसे न्यायालय द्वारा कारावास की सजा भी दी जा सकती है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी कुछ अपराध दायित्व उसके हैं, जिसमें भी उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। जिसमें ये दायित्व इस प्रकार है, जिसमें पहला है झूठी गवाही देने पर, जिसमें कंपनी विधान के अंतर्गत भी ये बात आ चुकी है कि झूठी गवाही देने पर उसे अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। फिर इसी में अगला बिंदु है जानबूझकर झूठा प्रमाण पत्र देने पर। अगला बिंदु है कंपनी की संपत्तियों का गैरकानूनी ढंग से उपयोग करने पर। इसके बाद है धोखा देकर कंपनी की प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि पहुंचाने पर। और उसके बाद है संपत्तियों को नष्ट करने पर। और अंतिम है जानबूझकर हिसाब किताब में गड़बड़ी करने पर। तो इन सब कार्यों के लिए उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी विभिन्न धाराओं में सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार आपने अंकेक्षक के दीवानी और सापराध दायित्वों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।